मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि पढ़ने वाला क्या पढ़ना चाहता है, दैट्स हिज प्रॉब्लम। कोई भी इंसान कहीं पर पहुंचता है, उसके पीछे बहुतों का हाथ होता है, माँ बाप का हाथ होता है, टीचर का हाथ होता है, कोई मेंटर का हाथ होता है, कोई मैनेजर का हाथ होता है, कोई लीडर का हाथ होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है साहब। बहुत फर्क है नौकर और मालिक में। खाली तनख्वाह नहीं फैसला करती कि आप नौकर हो या मालिक हो। करेक्ट। जिम्मेवारी लेते हो, आप मालिक हो। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसके बारे में समझना, क्योंकि ये लाइन बहुत फेमस है अक्रॉस इंटरनेट, बट आपका वर्जन और डिटेल में क्या है इसका मतलब? जो जीतने वाले हैं, विनर्स होते हैं, वो अपनी गलतियां पहचानते हैं, लेकिन फोकस अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर करते हैं। और जो लूजर होते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, लेकिन फोकस नेगेटिव पे करते हैं। कि अगर आपने चारों वेद नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सिर्फ आपने 4 चीज सीखी, समझदारी, वफादारी, जवाबदारी, ईमानदारी, आपको जरूरत नहीं है कुछ पढ़ने की साहब। आप इस देश की पॉलिसियां ज्यादा अच्छी बना सकते हो, बजाय यहां पर जो बैठे हुए हैं वहां पे। जानते हैं क्यों? ऑल यू हैव टू डू इज वन थिंग, देश का हित अपने हित से ऊपर रखो, काम खत्म हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। आनंद रंगनाथन की किताब पढ़ो आप, हिंदूज आर 8th grade citizens in this country, 8th class citizen, and he is right। एक बात बताओ, 10 साल हो गए कश्मीरी पंडित जो हैं, आज तक 7 लाख पंडित आज भी रिफ्यूजी बन के इस देश में रह रहे हैं। क्या 10 साल में ये लोग ये सेटल नहीं कर सकते थे उनको? हम जिस देश में धर्म बदल सकते हैं, जात नहीं बदल सकते साहब। कैसा हिसाब? और जाति के आधार पर रिजर्वेशन भी है, दूसरा भी है। अरे आर्थिक आधार बना के काम खत्म करो, जो गरीब आदमी है उसकी हेल्प करो। एक बहुत बड़े जनरल ने कहा था, देश को आजादी कभी अपने देश के लिए मरने से नहीं मिलती, दुश्मन को मारने से मिलती है। कृष्ण भगवान क्या बोले? तुम तो ना समझ हो। अर्जुन को बोला उन्होंने, ये निहत्था नहीं है, ये शस्त्रहीन है। इसमें बहुत फर्क होता है। 5 मिनट पहले ये तेरे को मार रहा था, तू मर जाता, तेरी ताकत की वजह से ही शस्त्रहीन हो गया। साहब एक बात बताऊं आपको, अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, दयानंद की जीवनी पढ़ें, उन्होंने कभी इन चीजों पर यकीन नहीं किया। आज मैं कहता हूं, हमारे मीडिया ने जितना नुकसान पहुंचाया इस देश को, किसी ने नहीं पहुंचाया है। सिक्खी 3 सिद्धांतों पे टिकी है, नाम जप, वर्ण चक, किरत कर। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ है, जो हमारे साथ किताबों के बारे में बात करने वाली है, वो बहुत ही खास है। आई थिंक ये वन ऑफ दोज ऑथर हैं जिनको मैं शायद जब मैंने अपनी बुक रीडिंग की जर्नी शुरू की थी, तब से मैं इनकी किताबें पढ़ रहा हूँ और मैंने शायद बहुत ज़्यादा इनसे सीखा है, इनकी किताबों से सीखा है। और आज तक इनकी जो किताबें हैं वो दुनिया में इतनी जगह पर पहुंच चुके हैं, इतनी कंट्रीज में पहुंच चुके हैं, इतनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। 11 मिलियन से ज़्यादा किताबें ये आज तक लोगों तक पहुंचा चुके हैं। लोग इसको खरीद के अपनी लाइफ को बदल चुके हैं। तो शिव खेरा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, शायद ये हमारी मैनिफेस्टेशन है जो आज पूरी हो रही है आपको देखकर। नहीं, आई एम ग्रेटफुल। मैं बहुत आभारी हूँ, आपने इस काबिल समझा मुझे बुलाने के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। मैं आई थिंक मुझे लग रहा है मैं शुरू में ज़्यादा बोल देता हूँ, लेकिन मैं आपको सच में बोलना चाहता हूँ कि शायद आपकी जो ये किताब है, यू कैन विन, सर, इस किताब ने मेरी लाइफ को बहुत बदला, बहुत ज़्यादा बदला। क्योंकि मैं जब अपनी जर्नी में बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहा था लाइफ के अलग अलग एरियाज में, तो मुझे एक ऐसी किताब मिली जो मेरी लाइफ के बहुत सारे सवालों के जवाब इसी किताब में मुझे मिल गए। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि शायद आपको नहीं पता, लेकिन आप हमारे मेंटोर रहे हैं। हमें शायद आपको मालूम नहीं है, यू कैन विन में उस किताब ने मेरी जिंदगी को भी बहुत बदला। बात यह है कि किताब लिखने में, अमल करने में, अपने जीवन में उतारने में बहुत फर्क होता है। और आदमी जो, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जितनी बारी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतनी बारी दिमाग में बैठता है, इंटरनलाइज होता है। जब तक अंदर में हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो खाली वो तो कहानी हो गई, पढ़ भी लिया, टाइम भी खराब कर लिया, पैसे भी खराब कर लिए, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैंने भी जब अपनी किताब लिखी थी, 10 बारी पढ़ा उसको, एडिट किया 15 बारी, तो जितनी बारी पढ़ते गए तो कुछ ना कुछ और चीज़ दिमाग में आती गई। और जैसे जैसे आती गई,
वो उतना ही अंदर बैठता गया और उससे मेरी ज़िंदगी को भी बहुत फ़र्क पड़ा है। और कोई अगर आदमी कहे कि नहीं जी अपना मैंने लिख दिया काम ख़त्म हो गया, दैट इज़ नॉट द आंसर। जिस दिन मैंने अपनी किताब से आज भी मैं पढ़ता हूँ, मेरे को आज भी एकदम ऐसा लगता है जैसे ओह दैट्स वाओ, अच्छा अचानक कोई एकदम लाइट बल्ब आ जाता है, मैं कहता हूँ ओह अच्छा ये भी मैंने लिखा था क्या, मैंने लिखा है क्या, आई एम नॉट किडिंग। तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम जो लिखा है इट इज़ टाइमलेस। और ये नहीं है कि कोई फैड आ गया, ऐड आ गया, ये ट्रेंड आ गया। ट्रेंड कौन सा चल रहा है आजकल? कई लोग जो बडिंग ऑथर्स होते हैं मेरे से पूछते हैं साहब मैं भी किताब लिखना चाहता हूँ। मैं क्या लिखिए। तो आजकल लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? तो मैंने कहा भैया ऐसा है, आप सर्वे करो, रिसर्च करो, कंसल्टिंग कंपनी हायर करो, उनसे पूछो क्या लिखना है, लोग पढ़ना चाहते हैं, किताब लिखो आप, फिर किताब बेस्ट सेलर हो जाएगी। मैंने कहा भैया आप जो रास्ता अपनाना है आप अपनाइए। मैंने कहा भैया मैं किताब ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ जो मेरा दिल करता है, नंबर 1, और जो मेरी अंतर आत्मा मेरे को कहती है कि यही लिखना है, आपकी कन्विक्शन है, आपका बिलीफ है, आपकी वैल्यूज हैं, चाहे दूसरा अग्री करे ना करे, दैट इज हिज प्रॉब्लम। एग्री, whether they agree or don't agree, that is his problem। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि पढ़ने वाला क्या पढ़ना चाहता है, that's his problem। मैं लिख रहा हूं जो मैं बिलीव करता हूं, जिसके अंदर मेरा यकीन है, बिलीफ है, मेरी वैल्यूज हैं। यू मे एग्री, डिसएग्री, फाइन, दैट्स योर प्रॉब्लम मैन, दैट्स ऑल राइट। आई विल राइट व्हाट आई वांट टू राइट, व्हाट आई बिलीव in my opinion is the right thing to do। That's how you write। correct। So ये तरीका क्या है कि आज के लोग क्या पढ़ना चाहते हैं इसलिए लिख दीजिए। क्या साड़ियाँ बेच रहे हो, क्या सलवार कमीज बेच रहे हो, क्या कपड़े बेच रहे हो वहां पर, What do you, क्या ट्रेंड क्या है, What trend nonsense। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब आजकल के जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो लोग काम हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं और स्प्रेडशीट बनाते हैं इसी 50 के। भैया हमको तो आता नहीं है, हम तो 10वीं में फेल हो गए थे, हम तो जो दिल में आता है नैपकिन मिलता है वहाँ पे लिख लेते हैं, उसके आगे चल पड़ते हैं। दैट इज हाउ आई वर्क, दैट्स इट। अमेजिंग सर, अमेजिंग। और आई थिंक ये ही जब हम कंटेंट क्रिएशन में बात करते हैं, जैसे मैं पिछले 6-6.5 साल से कंटेंट क्रिएशन में हूँ, तो मुझे भी अक्सर काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना है, तो किस टॉपिक पर बनाया जाए। तो मैं आई थिंक बाय डिफॉल्ट मेरा जवाब हमेशा ये अच्छा है कि मैं यही बोलता हूँ कि यार आप जिसमें खुद अच्छे हो, अगर आप खुद अच्छे नहीं हो, किसी ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़कर आपने किया काम, तो आप उसको अगले 10 साल 15 साल कैसे करोगे? क्योंकि वो तो आपको पसंद ही नहीं होगा। आप तो ट्रेंड देखकर पिकअप कर रहे हो। रादर पिकअप दैट कि यार जो आपको पसंद है, ताकि करने भी मजा आए और 10-20 साल कर पाओ, उस सोच के साथ करो आप। भैया ट्रेंड आज इधर को है, कल इधर चल गए, कल उधर को हो गया, उधर चल गए, तो तीरा इधर को हो गया, इधर चल गए, उधर क्या उधर चल गए। क्या बंदर हो, जहाँ केला मिलता है वहां भाग जाते हो? सही। इज दिस हाउ किताब लिखते हैं क्या? करेक्ट, सही। इज दिस हाउ इट इज? इनकी सोच पता है क्या है? दे चॉइसेस एंड थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज फनी। आप बंदर को 1 करोड़ रुपया दे दो और चॉइस दे दो एक केले की, वो क्या लेगा? केला उठाएगा साहब, करोड़ रुपए नहीं उठाएगा। तो वही वाली बात है साहब, आप वैसी ऐसे ट्रेंड ही करते रहो, घुमाते फिराते रहो, इट डजंट मेक एनी सेंस। एग्जैक्टली। सो बॉटम लाइन रियली कम्स इज यू राइट योर कन्विक्शन, यू राइट योर बिलीफ, जो अंदर आपके अंदर भावना है, कन्विक्शन है, जो संस्कार हैं, जो विचार है आपके अंदर, let that come out। And that is what it is, whether they agree, they don't agree, to hell with it, it's okay। Correct। So जैसे आपने ना अभी तक बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे you can sell, you can achieve more, and ये one of my favorite है। हालांकि आपकी सारी किताबें मुझे बहुत पसंद है। तो जब आप कोई भी किताब जब आप चुनते हो, जैसे मानते हैं चलिए You Can Win किताब है, जब आपने इस किताब को लिखा तो किस थॉट के साथ लिखा था? मतलब आप क्या लाइफ में उस फेज, किसी ऐसे फेज में थे जहां पर आप जवाब ढूंढ रहे थे और आपको जवाब मिले, तो आपने सोचा कि मैं इसको उतारता हूं पेपर पे?
मैं बहुत फेज़ों से गुजरा हुआ हूँ। हम लोग की कोल माइंस थी, सरकार ने ले लिया, सड़क पे चले आए, और यहाँ से जब कनाडा गए, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं तो गाड़ियाँ साफ़ करते रहे वहाँ पर। फिर लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया, लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। दिस इज़ द टफेस्ट थिंग टू सेल इन द वर्ल्ड इज़ लाइफ इंश्योरेंस। Right. इसी आप 15 अपॉइंटमेंट करते हो तो एक पॉलिसी जाके कहीं बिकती है, 14 आदमी रिजेक्ट कर देता है, आपको नहीं लेना। रिजेक्शन इज व्हाट इट इज। तो तब सीखे हमने, वहां से सीखा कि यार रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स हाउ इट वर्क्स। जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी उतरती है। तो वहां से एक के बाद एक के बाद एक, और अगर मैं हर चीज में कहूं कि मैंने अपने ही तजर्बे से सीखा है, I would be wrong, and I'm a self-made man. हर चीज़ मैंने खुद किया, खुद पढ़ा, खुदा यहाँ से किया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी इंसान कहीं पर पहुँचता है, उसके पीछे बहुतों का हाथ होता है। माँ बाप का हाथ होता है, टीचर का हाथ होता है, कोई मेंटर का हाथ होता है, कोई मैनेजर का हाथ होता है, कोई लीडर का हाथ होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है साहब, जिसने एक आपको दिशा दिखाई। तो मुझे भी दिशा दिखाई किसी ने, और अगर वो दिशा ना दिखाते तो शायद आज भी मैं गाड़ियां साफ कर रहा होता। तो बात यह है कि मैंने किताब जो लिखी थी यू कैन विन, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील जिन्होंने किताब लिखी पावर पॉजिटिव थिंकिंग, उनके प्रोग्राम से मैं गुजर के, दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन माय जिंदगी में। एक मोड़ आया मेरे जिंदगी में, तो मैंने कहा कि देखिए, किसी ने मुझे दिशा दिखाई है। और उसके बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आया। मैं एक एविड रीडर बन गया, रिसर्च करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि तब तक मैं जिंदगी में कभी किताब पढ़ा ही नहीं था मैंने। स्कूल में मैं भाग जाता था, वहां से दीवार फांद के पिक्चरें देखने चला जाता था। तो बात यह है कि मैंने जिंदगी में स्कूल में कॉमिक्स पढ़ता था, टार्जन की पुरानी, आर्ची फार्ची, वो सब यही पढ़ा। जिंदगी में किताब कभी पढ़ी नहीं। तो उसके बाद मेरी समझ में आई कि मैं किताब पढ़ना शुरू किया साहब, किताब पढ़नी शुरू की, एंड आई गॉट इनटू रिसर्च। एक के बाद एक, कम से कम मैं हफ्ते में एक किताब खत्म कर देता था। 30, 40, 50 किताबें साल में पढ़नी शुरू करी मैंने। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं उन लोगों से जाके मिलना शुरू किया जिन्होंने जिंदगी में सफलता हासिल की है, कैसे हासिल किया है, उन्होंने रास्ता दिखाया मुझे। तो मैं उनसे जाके सीखना शुरू किया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया मैंने, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देम। और फिर मेरे दिमाग में आई बात कि मेरी जिंदगी में बदलाव आया, पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से मैं चढ़ना शुरू किया जिंदगी में। तो मेरे दिमाग में आई बात कि भाई, किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, तो मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है आगे करने का। तो मैंने फिर अमेरिका में जेल में जाना शुरू किया साहब, वहां पे मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन्स, इन द जेल्स, वहां जाके मैंने वॉलंटियर काम शुरू किया। एटीट्यूड, सेल्फ एस्टीम प्रोग्राम्स सिखाने शुरू किए। हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स आर नॉट स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट, बिग टाइम पीपल। लेकिन सबसे छोटा मैं वही था वहां पर। बाकी तो सारे वहां पर 6-6 फुट 10-10 इंच के लोग खड़े थे वहां पर। तो मैंने सिखाना शुरू किया वहां पे। तो मैंने वहां पे देखी, जिंदगी बदलनी शुरू हुई। वहां पे जब प्रोग्राम करने शुरू किए, तो मैंने कहा कि लेट मी नाउ टेक यू टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। फिर मैं जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे ले गया इसको। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग इट। एंड और मैंने वहाँ पे एटीट्यूड के सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग शुरू की। जेल के अंदर, जेल के बाद बाहर शुरू की वहाँ पे। तब तक किताब मैंने नहीं लिखी थी। अच्छा, ओके। तकरीबन जितने भी आप देखते हैं स्पीकर्स वगैरह, इन्होंने किताब पहले लिखी, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू की। हाँ। मैंने ट्रेनिंग पहले शुरू की, किताब बाद में लिखी। समझ में नहीं आई कि किताबें लिखनी चाहिए। तो उस तरीके से, और जब किताब लिखी,
मेरे पास, मैं तो कंप्यूटर मुझे आज भी नहीं आता, आज भी ईमेल मुझे करना नहीं आता सर, आज भी एसएमएस सीखता हूँ कभी कभी, कुछ आता नहीं है। तो जहाँ पर मैं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में चला जाता था तो कोई नैपकिन मिल जाता था, उसके ऊपर लिखना शुरू करता था, कोई कागज़ पॉकेट में होता था उस पर लिखना, और लिख लिखा के जो दिमाग में आता था उसके बाद ऑफिस में जाना, वहाँ एक बड़ा डब्बा रखा हुआ था, सब में जाके वो डाल देता था मैं सब। वो डब्बा भर गया साहब हमारा, तो डब्बा भर गया। तो मेरी सेक्रेटरी थी, मेरे पास बहुत साल 20 साल काम किया उसने, तो मैंने कहा आर्लीन बैठो तुम, भाई मैं तो वो डिक्टेट कराता हूँ। तो एक से एक चीज़ को, अब कोई यहाँ की लिखी है, कोई वहाँ की लिखी है, कोई उधर की लिखी है, कोई रेस्टोरेंट में लिखी है, कोई पिकनिक में लिखी है, कोई फला, समझ में नहीं आया कि अब उसको एक से एक जोड़ना मुश्किल में सर, वो जोड़ते में ही हम पागल हो गए। कम से कम 4-5 साल उसी में निकल गए। अब इसी जो समझदार अकलमंद आदमी है वो तरीके से करते हैं, हम तो तरीका नहीं ना साहब, अकलमंद कहाँ से सीखे हमारे, तो हमको अकल थी ही नहीं, जो समझ में आती थी डाल देते थे उठा के, तब फिर बैठे उनको जोड़ते जोड़ते ही पागल हो गए, 5 साल लग गए साहब हमारे। खैर, वो हमने किसी ने कहा है ना कि कुछ लोग आस्ते चलते हैं लेकिन पीछे नहीं चलते हैं, चलते आस्ते हैं लेकिन पीछे नहीं जाते हैं। तो मेरा वही हाल था, सब आस्ते ही चलते हैं सब, वही वाली बात है। लोगों को जल्दी से समझ आती है, हमको देर से समझ में आती है। तो करते कराते वो किताब लिखी, फिर वहाँ पे मैंने लाइफ देखी, बदली। देन आई स्टार्टेड गोइंग इनटू, फर्स्ट वाज द मेल सेल, मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, फिर आई स्टार्टेड गोइंग इनटू द फीमेल सेल। फीमेल सेल में जब गया वहाँ पे अमित, मैं तो इट वाज सो डिप्रेसिंग। माँ भी वहाँ पे है, बच्चे भी वहाँ पे हैं, लड़की भी वहाँ पे है, और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, आपस में गाली दे रहे हैं, एंड दे आर ऑल ऑन ड्रग्स। आई एम सीइंग मदर एंड डॉटर फाइटिंग वहाँ पर बैठे। मैंने कहा ये क्या हाल है यार। एनीवे, इट वाज वेरी डिप्रेसिंग। फिर फाइनली then I also went to the juvenile cell. Male cell, female cell, juvenile cell. That was the worst one. Juvenile. बच्चे खड़े हैं 12, 15, 16 साल के बड़े हैं, ड्रग्स पे हैं, कोई बेच रहा है, कोई फलाना किया है, सब वहाँ पर, मतलब जुवेनाइल सेल में। मेल फीमेल सेल तो मैं जब किया प्रोग्राम तो आई कुड हैंडल। It was depressing, don't get me wrong. But जो जुवेनाइल सेल था सर, वो मैं खुद ही इतना डिप्रेस हो गया साहब। वो इस वजह से बताऊं आपको, एडल्ट्स थे जो मेल सेल्स में, एटलीस्ट जो बोल रहे थे, सुन तो रहे थे वो, ये तो सुनने को तैयार नहीं थे साहब। ये आप बात करो तो ऊपर देख रहा है, इधर बात करो तो पंखा देख रहा है, उधर देखो तो कंघी कर रहा है, सहज घुमा घुमा के। मैंने कहा यार किससे बात कर रहे हो आप। दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट। उसके बाद मैं गाड़ी चला के घर आया, 2 घंटे मैं जाके सो गया। आई कुड नॉट कीप माई सेल्फ अवेक, इट वॉज सो डिप्रेसिंग। बट एनीवे, ये सब कुछ एक सीखने का तजुर्बा होता है, जो कि आदमी जब तक खुद एहसास ना करे, महसूस ना करे, यू कैनॉट शेयर विद पीपल। तो वो कहते हैं ना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा था प्रोग्राम। साहब, जिंदगी में एक्सपीरियंस किसी को समझाया नहीं जाता, एक्सपीरियंस हमेशा महसूस किया जाता है। सी, आई कैनॉट let you experience the way I feel. You have to feel the way I feel. That's the way it is. So anyway, that is how I went through the process. तो उसके बाद मैंने कहा कि भैया किसी ने कुछ मेरे को रास्ता दिखाया है, अब मेरा काम है उनको रास्ता दिखाना। तो I started working, volunteering there, and I saw life change. Then I took it, फिर मैं इसको I took it to the corporate world. And God was kind. Lufthansa was one of my first clients. So it was a jackpot. But एक और बात बताऊं आपको, अब लुफ्टांजा के डायरेक्टर से हम मिले, वो भी it was a chance meeting.
उसने बोला कहाँ पे क्या काम करते हो, हमने कार्ड दिखा दिया। तो कार्ड दिखा दिया तो उसमें लिखा हुआ था कि हम ट्रेनिंग करते हैं। तो अब सच अ सीनियर मैन कहता है हमारे लिए ट्रेनिंग करोगे क्या? मैंने कहा यार कमाल है, लॉटरी खुली सामने पड़ी हुई है, बोले नहीं मना कर देंगे क्या? तो मैंने बोला कि भैया ट्रेनिंग करने का कोई मकसद होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग? कहता है ट्रेन माई पीपल। मैं क्या व्हाट इज द पर्पस? कहता है वी आर लूजिंग मनी, वी वांट टू इंक्रीज रेवेन्यू, पैसा। तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा भैया तुम्हारा रेवेन्यू आता कहां से है? कहता है ट्रैवल एजेंट से आता है। मैंने कहा यार डायरेक्टर आदमी हूं, पैसा ट्रैवल एजेंट से आ रहा है, प्रोग्राम आप अपने एम्प्लॉयज के लिए करना चाहते हो, इट डजंट मेक सेंस। मैंने कहा ट्रैवल एजेंट के लिए क्यों नहीं करते? भाई अगर उनके अंदर लॉयल्टी होगी, वफादारी आपके लिए, और उनका अगर बिजनेस बढ़ जाएगा तो कहां देंगे बिजनेस? आपको देंगे, क्योंकि लॉयल्टी इज द वर्ड, लॉयल्टी इज द वर्ड। कहता हाँ बात तो ठीक है यार, बात ठीक है। तो साहब हमने प्रोग्राम शुरू किए अटलांटा में, नाइजीरिया में, इंडिया में, नेपाल में, बर्मा में, श्रीलंका में, एवरीवेयर वी स्टार्टेड डूइंग प्रोग्राम। 200 लोगों, बैचेस ऑफ 200 पीपल, वन आफ्टर द अदर। तो और लेकिन सबसे बड़ी चीज थी, शुरू करने से पहले मेरे को कहता है कि भैया मैं, आपका कार्ड तो है लेकिन मैं आपको कैसे प्रोग्राम करने दूं? मान लीजिए प्रोग्राम की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लुफ्तांसा की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि लुफ्तांसा का बड़ा नाम है, आपका तो नाम ही नहीं है। भैया आपको कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, बेइज्जती तो लुफ्तांसा की होगी। मैंने कहा ये तो ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, आप एक पायलट प्रोग्राम करो, कोई पैसे मत देना मेरे को, कोई पैसे मत देना, मैं प्रोग्राम करूंगा और अगर आपको पसंद नहीं आए काम, प्रोग्राम ठीक नहीं होगा, तो किसी को बोलने की, किसी को मालूम ही नहीं होगा, तो ना आपकी बेइज्जती होगी ना मेरी होगी, चुप हो जाएंगे। पैसे मत देना मेरे को, बट एक पायलट कर लो आप। और उसके दिमाग में था कि भाई तुम्हारी फीस इतनी बनती है, 20,000 10,000 डॉलर जो भी बनती है, तो प्रोग्राम कर देंगे तो मेरे से क्लेम कर लोगे, लीगली क्लेम कर लोगे। मैं क्या, मैं लिख के दे देता हूं, नहीं करूंगा, आई विल नॉट क्लेम। मैंने कहा अगर आपका प्रोग्राम ठीक नहीं होगा तो मेरा कम से कम 20-25 हजार डॉलर का नुकसान हो जाएगा। कहते यार कंसल्टेंट का, अगर कंसल्टेंट को पैसे नहीं मिलते तो अपने पल्ले से थोड़ी देते हैं वो। मैंने कहा नहीं, मेरे पल्ले से पैसे 20-25 हजार चला जाएगा। कहता वो कैसे? मैंने कहा अमेरिका से टिकट खर्चने का, प्लस आपके 100 जो लोग प्रोग्राम करेंगे उनको वर्क बुक्स देंगे, वर्क बुक के साथ हमारी वी वर गिविंग देम कैसेट्स, दोज डेज पुराने में कैसेट्स भी देते थे हम लोग। तो मैंने कहा $100 पर, $100 इज पर वर्क बुक। तो मैंने कहा 100 होंगे तो $10,000 ये भी चला जाएगा। होटल है, आना है, जाना है, तकरीबन 20-25 हजार डॉलर मेरे पॉकेट से गया, तो आई विल लूज मनी। तो कहता अच्छा, तो कहता ठीक है, ठीक था, वील डू अ प्रोग्राम लाइक दिस एंड मैं किसी को भेज दूंगा अपने ऑफिस से आपका प्रोग्राम इवैल्यूएट करने के लिए कि भाई कैसा प्रोग्राम है। मैंने कहा ये काम नहीं करूंगा मैं, तेरे को खुद बैठना पड़ेगा। You have to sit there inside the program. If my program is world class, then how do you know it is world class unless you know what is world class? Correct. If you don't know what is world class, how do you know my program is world class? अरे कोई चमचे को भेज दोगे जिसको समझ नहीं है, वो जो मर्जी कह देगा हो जाएगा। I will not do it. You have to sit. कहता ठीक है, I will sit. साहब वो प्रोग्राम बैठा पूरा दिन, 2 दिन का प्रोग्राम था। प्रोग्राम पहले दिन खत्म हुआ तो
प्रोग्राम खत्म करने के बाद 5:30-6 बजे उसने पूरी प्रेस को बुलाया, कहता वी हैव अ पार्टनर इन दिस गाय, वी हैव अ पार्टनर, एंड वी साइंड अप एंड स्टार्टेड डूइंग प्रोग्राम्स फॉर देम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो एक दिन हम लोग बैठे थे शाम को, वी वर हैविंग टी कॉफी टुगेदर. तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा माइक टेल मी, why did I give that commitment that if you don't like what you see, I will lose money, $20,000-$30,000? Why do you think I made that commitment? So he says, it shows that you have a lot of confidence in yourself. मैंने कहा फिर गलत. I said, can you imagine how much confidence I put in your integrity that if you got value, you will honor your commitment. मैंने कहा खोपड़ी में समझने में फर्क होता है यार. Look at the confidence I am putting in your integrity that if you got value, you will honor your commitment. कहता हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं. मैंने कहा अब सोच. उसके बाद हमने प्रोग्राम चालू किया, दनादन वन आफ्टर द अदर. तो उसके बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है प्रोग्राम के, बिकॉज. तो मैंने कहा यार एक खाली सीट है, मुझे बिठा देना. मैं ट्रैवल करता हूं, मुझे पैसे देने पड़ते हैं ना. यू वांट वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, तेरी सीटें खाली जाती है, मुझे बिठा देना. तेरे को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिल गई और मैं जो पैसे खर्चता हूँ मेरे पैसे बच गए. बराबर हो गए कि नहीं हो गया? कहता हाँ ठीक है. That's how it is. Great. Nice. So that is how we started moving. क्योंकि सर कई बार क्या होता है कि लाइफ में ना, आई थिंक ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये यही एक इंसान को क्रिएट करते हैं, एक इंसान को सही डायरेक्शन देते हैं. क्योंकि जब वो इनिशियल पीरियड में जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, द प्राइस दे आर पेइंग नॉट जस्ट विद द मनी बट विद द टाइम एंड एफर्ट, तो आई थिंक वहाँ से ही वो बनते जाते हैं, जो कि शायद आज के टाइम में बहुत हद तक साइडलाइन हो गया है. शॉर्टकट ढूंढते हैं सब लोग. देखो ऐसा है, आज का टाइम ऐसा है, दे आर यूज्ड टू इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, एंड वो कहते हैं दे वांट टू रीप बिफोर दे सो. बीज लगाने से पहले ही फसल काटना चाहते हैं. ऐसा होता नहीं. इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, ये कुदरत का असूल नहीं है. कुदरत का असूल यही है, यू हैव टू सो बिफोर यू रीप. लेकिन आज की जो जनता है ना, पढ़ के लिख के आती है, MBA कर लेती है, एक डिग्री का पर्चा मिला होता है, और क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी यहाँ पे पहुंची होती है. जानते हो एक्सपेक्टेशन कहाँ से हो गई उनकी? हर एक की एक्सपेक्टेशन, मीडिया जो है कहता है अरे CEO बन जाओ, तुम DO बन जाओ, तुम फलाना बन जाओ, तुम CEO बन जाओ. हर एक आदमी एंटरप्रेन्योर बन जाए, तुम सभी एंटरप्रेन्योर बन जाओ. बाप से पैसा लेता है, पैसे है नहीं खुद में, इधर उधर कर रहा है. पैशन क्या है? कहता है मेरा पिज्जा खाने का पैशन है, पिज्जा की दुकान खोल देता है. दूसरे खाना उसकी पैसे, और उसके बाद 4 दिन के बाद पिज्जा चलाना नहीं आता, बैठ के बन जाता है. हो गया पैशन खत्म. मैं एंटरप्रेन्योर बन गया एंटरप्रेन्योर. 99% एंटरप्रेन्योर पहले साल में ही फेल हो जाते हैं. बेवकूफ आदमी है यार. देयर आर सो मेनी पीपल who are entrepreneurs who are today looking for a job. That's a fact. And not only because majburi ki wajah se, actually entrepreneurship is a different breed. They want to take a job. They want to take a job. You see, so it is a very different thing. Correct. One has to take ownership and start feeling how to move forward. तो जो ओनरशिप की बात आती है ना, चाहे इंसान को मंथली पेचेक मिले या अपना खुद से पेचेक लिखे, इट इज ए फीलिंग ऑफ ओनरशिप. सही एटीट्यूड, ईमानदारी से काम करो और अपना समझ के काम करो कि मेरा काम है. तब तो आप, ये बहुत फर्क है नौकर और मालिक में. खाली तनख्वाह नहीं फैसला करती कि आप नौकर हो या मालिक हो. जिम्मेवारी लेते हो, आप मालिक हो. यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द ओनर. नहीं तो सारी जिंदगी आप नौकर ही नौकर हो. करेक्ट. दैट्स द डिफरेंस. सो बात यह है, आज उनको पैसे चाहिए, काम नहीं करना है.
एंड जिम्मेवारी नहीं लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, उनके दिमाग में घुसा हुआ है ओनरशिप का मतलब क्या होता है, अपना बिजनेस करेंगे, क्लब की मेंबरशिप हो जाएगी, उधर घूमेंगे, बड़ी गाड़ी में जाएंगे, इधर देखेंगे। देखते हैं बड़े बड़े बिजनेस व्यापारी को, उन्होंने पीछे इस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या क्या किया उन लोगों ने, वो नहीं देखते साहब, बिल्कुल वो सब नहीं देखते। व्हाट दे हैड टू गो थ्रू, कितनी सैक्रिफाइस की उन्होंने जिंदगी में, दे डोंट सी दैट। और खाली आज देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर है, बड़ी गाड़ी चला रहा है, देखिए इसकी तो किस्मत अच्छी है, मैं भी अपना बिजनेस करता हूं। करो, और करना आता नहीं तो मरो। अरे बिजनेस करना नहीं आता तो मरो ना, और 4 आदमी को लेके मरोगे आप। दैट्स हाउ इट इज। सर अब बात करते हैं आपकी किताब के ऊपर जो सबसे पहली लाइन लिखी है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसके बारे में समझना है, क्योंकि ये लाइन बहुत फेमस है अक्रॉस इंटरनेट, बट आपका वर्जन और डिटेल में क्या है इसका मतलब? हिंदी में इसको कहा जाता है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। ठीक? तो अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब अलग ढंग से क्या काम करते हैं, तो इसका जवाब ये है, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। रिपीट करता हूं, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। तो ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते? वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। देखिए, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते भैया, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते लेकिन फिर भी उठते हैं। सी, हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, वो भी छुट्टी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं। वो यही तरीके बात है, आदत, वो आदत बना लेते हैं उस काम करने की जो हारने वाले कभी नहीं करना चाहते, और वही सेम काम है जो दोनों नहीं करना चाहते लेकिन ये फिर भी करते हैं। अब आप देखें, इसके पीछे जो स्पिरिट जो छुपी हुई है वो ये है, कोई भी काम जिंदगी में अगर हमें को सोच के करना पड़े तो कभी हम निपुणता से नहीं कर पाएंगे उसको। इट मस्ट कम ऑटोमेटिक, इट मस्ट कम ऑटोमेटिक, इट शुड बी रिफ्लेक्स, आदत सी बन जानी चाहिए। देखिए, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हमारे माँ बाप ने क्या कहा था, बेटा अच्छी आदतें बनाओ, क्योंकि आदतों से ही चरित्र बनता है। सही। क्योंकि 90% हमारा व्यवहार जो है एक आदतन से है। अच्छी आदतें होंगी, अच्छा चरित्र होगा, बुरी आदतें होंगी, बुरा चरित्र होगा। और अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं लेकिन उनके साथ जीना आसान है, और बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। अब क्या है इसका मतलब? अक्सर आप सुनते हैं, साहब इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है। इसकी किस्मत खराब है, साहब सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। साहब इस बात में सच्चाई है, लेकिन एक लफ्ज इसमें काट दीजिए, किस्मत। क्यों? जब हम कहते हैं, जिसको कहते हैं कि इसमें किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, आप उसका जीवन को परखें, उसकी जिंदगी में हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज कीजिए। आप देखेंगे पॉजिटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है साहब। वो जब करता है सही करता है, जब करता है सही करता है, और होता सही है, उसके रिफ्लेक्सेस मूव करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर वैसे है। और जिसको हम कहते हैं इसकी किस्मत खराब है, आप उसकी जीवन को एनालाइज कीजिए, हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज कीजिए। नेगेटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है, जब करता है गलत करता है, जब करता है गलत करता है, इट हैपेंस रॉन्ग, उसके रिफ्लेक्सेस गलत चल रहे हैं साहब।
अब देखें, मार्शल आर्ट जब सीखने लगते हैं लोग, आपको वाइट बेल्ट मिलती है, देन यू गेट योर येलो बेल्ट एंड योर पर्पल बेल्ट एंड योर ग्रीन बेल्ट एंड योर ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक बेल्ट। 5 साल के बाद वो मार्शल आर्ट स्टूडेंट वही प्रैक्टिस कर रहा है ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद जो उसने सीखा था वाइट बेल्ट के टाइम। क्या? ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। क्यों? क्योंकि टीचर चाहता है कि ये ब्लॉक और पंच एक रिफ्लेक्स बन जाए उसके। क्योंकि अगर इसका सड़क पे किसी के साथ झगड़ा हो जाए और इसको ब्लॉक पंच करना सोचना पड़े तो ये पिट के आएगा, मार खा के आएगा साहब। ए मार्शल आर्ट स्टूडेंट कभी अपना मूव नहीं यूज करता जब तक आप नहीं करते। आपके बाद इसके रिफ्लेक्सेस ऐसे चलते हैं, ऑल टेक्स इज वन, इट्स ओवर। इसको अगर सोचना पड़े तो कभी नहीं कर पाएगा ये। आप देखें, फौज में तकरीबन 60-70% ऑफ द टाइम एक फौजी से होता क्या है, वो दे प्ले वॉर गेम्स, जैसे अभी जंग चल रही हो, दे प्ले वॉर गेम्स लाइक दिस। उसको कहते हैं सिमुलेशन ऑफ वॉरफेयर। व्हाई इज दैट? क्योंकि दे वांट टू ब्रिंग इनटू रिफ्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर असली में जंग छिड़ जाए और अगर इसे सोचना पड़े जंग कैसे लड़नी है, कभी नहीं लड़ पाएगा। उस टाइम सोचना नहीं पड़ता उसको, उस टाइम रिफ्लेक्सेस चलते हैं सब उसके। तो इसीलिए कहता हूं कि इंसान को जो अच्छी आदतें हैं हमारे को अपने अंदर इंटरनलाइज करना है, दे मस्ट कम ऑटोमेटिक। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और देखिए, हर एक के अंदर अच्छाई बुराई हर एक के अंदर है। ऑल ऑफ अस हैव इट। जो जीतने वाले हैं, विनर्स होते हैं, वो अपनी गलतियां पहचानते हैं, लेकिन फोकस अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर करते हैं। राइट। और जो लूजर होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं लेकिन फोकस नेगेटिव पे करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये कहना चाहता हूं कि इंसान के अंदर 10 अच्छाइयां होंगी, एक कोई ऐसी गलती होगी जो उसको एकदम नीचे गिरा देगी साहब। वो 10 अच्छाइयां हट जाएंगी, आदमी गिर जाएगा। आप देखें, अब हर एक की जिंदगी में होता है, आप 10 अच्छे काम कर लो, आप परिवार के लिए, देश के लिए, किसी के लिए, लोग भूल जाएंगे। एक गलती करोगे याद रखेंगे। सही। होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज हाउ इट इज। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। सो बात यह है, दिस इज ऑल, इसको कहते हैं चरित्र निर्माण। यू सी, यू हैव टू डेवलप कैरेक्टर। किसी ने कहा है, ये भगवत गीता में लिखा था कि जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। सही। तो एक और चीज लिखी थी भगवत गीता में कि अगर आपने चारों वेद नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सिर्फ आपने 4 चीज सीखी, समझदारी, वफादारी, जवाबदारी, ईमानदारी, आपको जरूरत नहीं है कुछ पढ़ने की साहब। ये चारों वेद में यही कुछ लिखा हुआ है। दैट्स इट। बैठ के तोता बन के वहां पर दे टकाटक 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 पढ़ते चले जाओ, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। समझदारी, वफादारी, जवाबदारी, ईमानदारी, दैट्स इट। और मैं कुछ लिखा कहाँ है? कुछ भी लिखा ही नहीं है यार। हर जगह पर देखो ऐसा है, हमारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं अच्छी चीजें लिखी है। अब मुझे तो संस्कृत मंत्र पढ़नी आती नहीं है भाई, ना ही मैं 50 मंत्र पंत्र बोल सकता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आती है। आपको तो मैं छोटा सा एक
शेयर करता हूँ। ऑन द लाइटर साइड, एक घर में हाउसवाइफ थी, तो कोई समस्या चल रही होगी, तो उन्होंने बुलाया किसी पंडित जी को, और पंडित जी को बोला कि पंडित जी बताइए कि क्या हो रहा है, बहुत सी चीज़ें खराब हो रही हैं। तो पंडित जी ने बोला कि भैया तुम्हारे टाइम ठीक नहीं है, कोई न कोई देवी देवता नाराज हो चुके हैं आपसे। तो बोले क्या करूं मैं? बोले 33,000 देवी देवता होते हैं हमारे, 33,000 देवी देवता होते हैं, अब कौन सा नाराज हो गया मुझे मालूम नहीं है। तो बोले उसका रास्ता है कि ऐसा करते हैं हम, पूजा करते हैं सबको, 33,000 को 33,000 करोड़ क्या होता है? 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो उनको सबको शांत करना पड़ेगा। तो बोले कितना खर्चा आएगा उनको? तो बोले आप तो परिवार हो भाई, आपसे ज़्यादा पैसे थोड़ी ले सकते हैं, तो एक काम करते हैं, 1 पैसा, सिर्फ 1 पैसा पर देवी देवता को शांति करने में देते हैं। तो उस महिला ने जोड़ा 1 पैसा 33 करोड़, तो 33 लाख रुपया बन जाता है। तो बोले करूं शुरू? तो महिला ने बोला हाँ करो, शुरू करो। एक काम करूंगा मैं, महिला ने बोला एक काम करूंगी, आप एक एक देवी देवता का नाम लेते चले जाना, और मैं 1 पैसा रखती चली जाऊंगी। अब बोले तू नाम तो बोल पहले 33 करोड़ का। तो बोले नहीं, मैं जा रहा हूं, तो मेरे से नहीं काम होता। अब आ गया वहां से। देखिए हम लोगों के अंदर अंधविश्वास इतना भर चुका है कि हम अपने आप को गिरा रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस ने आपस में जातिवादी का इतना नीच काम किया हुआ है कि एक्चुअली अगर ईमानदारी से देखा जाए तो जितना इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है, इनको तो सजा मिलनी चाहिए। और आप देखिए पंजाब सारा ड्रग्स से खत्म हो चुका है। मैं अगर प्रधानमंत्री होता ना, मैं वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा के बाहर निकाल के 2 मिनट में ठीक करता हूं। वहां पे बंगाल में लोग भाग रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, कम्युनल टेंशन इतनी हो गई है। मैं होता अगर प्रधानमंत्री, वहां पर 2 मिनट में प्रेसिडेंट रूल लगा के 2 मिनट में स्टेट वो ऐसे ठीक कर देता है। यहां पर ऐसा है, समाधान है, प्रोवाइडेड वी वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। करेक्ट, एग्री। जो पार्टी पीडीपी बोलती थी कश्मीर पाकिस्तान जाना चाहिए हमारी, वहां पर उनके साथ इन्होंने जाके सरकार बना ली। यू टेल मी वन थिंग, इज दिस द वे? इतना देश को बेचने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने क्रिमिनल सब पार्टी के थे सब ले लिए अपने वापस, बोले यहां पर आ जाओ, सबसे बड़ी क्रिमिनल पार्टी यही बन गई। इसलिए तो हारे हैं साहब, इसीलिए हारे हैं। लोग कहते थे कि हम टीएमसी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन टीएमसी के 30% कैंडिडेट तो बीजेपी में आ गए। तो अब यहां पर वही दिख रहा है। तो बोले हमने सोचा था बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन यहां तो वही टीएमसी दिख रहा है, तो बोले नहीं वोट करेंगे। बताओ ये चाणक्य नीति है क्या? ये चाणक्य नीति है? क्या नीति है? बात ये है, समाधान बहुत है, समाधान बहुत है। जात बात की ये रिजर्वेशन इधर कर दो, रिजर्वेशन करा दो, क्या करोगे? महाराष्ट्र में बोलते हैं मराठियों के लिए महाराष्ट्र हो गया, तो बाकी सारे पूरे हिंदुस्तान से मराठी को निकाल दें, निकाल दो, भेजो वापस वहां पर। व्हाट नॉनसेंस! ये तरीका है क्या? इन्होंने भूल गए कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है, एंड दैट इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट। आजकल तो देखते हैं स्टेट्स में जब भाषण देते हैं, बंगाल में वो बंगला में ही देंगे, भाषण देंगे, खास हिंदी में नहीं देंगे साहब, खाली उनके लिए, क्योंकि हम
हम बंगाली हैं इसलिए बंगाली में बोलेंगे। महाराष्ट्र में देखा अपना, वो खाली मराठी में बोलेंगे, भाषण देंगे वहां पर, और वो खत्म क्या होगा, फिर वहां हम बोलते हैं जय महाराष्ट्र, जय बॉम्बे, जय जुहू। अरे और भी कुछ बोलोगे क्या? ये क्या बात है यार, जय हिंद बंद हो गया क्या? जय हिंद नहीं है, यही हाल हो गया यहाँ पर। एक बात बताओ, ये जो जात पात की बात करते हैं, कभी आज तक इनसे पूछ लो, आप कभी बस या ट्रेन में कभी बैठते हो, क्या आप अपने बगल वाले से कभी पूछते हो तेरी जात क्या है? आज तक जिंदगी में 50 साल में पूछा किसी ने? नहीं पूछा। लेकिन जान के ये बैठ के ही तोड़ते रहेंगे। राजस्थान में उन्होंने जाटों को डिक्लेयर कर दिया बैकवर्ड। जाट कहां से बैकवर्ड हो गया? उसके बाद सारे देश में आग लग गई साहब। ये बात ये है कि घर के दुश्मन तो यहीं बैठे हैं साहब, घर के दुश्मन बैठे हैं यहां पर, और भारत रत्न मिल रहे हैं सबको। इलेक्शन से पहले देखे 7 भारत रत्न मिले। जिसने पंजाब को बर्बाद किया उसको भी मिल गया, जिसने राम मंदिर पे 40 गोलियां मार दी उसको भी मिल गया, सबको मिल गया, भारत रत्न मिल गया। क्या बट रहे हैं? भारत रत्न बट रहे हैं इलेक्शन से पहले। ये क्या है? वोट के लिए। कैसी बात है यार। रास्ते बहुत हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज चाहिए, गद्दारी छोड़ो, भारत जोड़ो। राइट सर। एक नारा होना चाहिए, गद्दारी छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। दैट्स इट। करेक्ट सर। ये नीट का इम्तिहान जो हो रहा है, अरे हाँ भाई सीरियस मैटर है। पिछले 7 साल से हर साल पेपर लीक कर रहा है। हाँ। किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, ना कोई जेल गया, ना कोई उम्र कैद गया, ना कोई फांसी हुई। बाकी यहां पर हर साल 30 लाख बच्चों की जिंदगी और उनके परिवारों की जिंदगी, करोड़ आदमी खराब हो गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 10 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश के अंदर घुस के चले आए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको कहते हैं गद्दारी। इस शो कहते हैं गद्दारी। करेक्ट। और देख रहे हैं साहब, देख रहे हैं कैसे हो रहा है। 2000 रुपए दो, बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? बंदूक लेके क्या कर रही है? कबूतर मार रही है। वो कबूतर मारने के लिए बंदूक रखी है क्या? सही बात। किस लिए रखा है? 2000 रुपए दो, इधर आ जाओ। 2000 रुपए दो, आधार कार्ड बन जाता है। 2000 रुपए दो, आपका इलेक्शन कार्ड बन जाता है। देश के साथ गद्दारी नहीं है तो और क्या है? किसी और देश में ऐसे 10 करोड़ आदमी घुस गया यहां पर। 10 करोड़ आदमी आपका देश टेक ओवर कर लेता है, कोई देश खड़ा हो जाएगा? परसों की देखो जर्मनी में क्या हो गया है। जर्मनी हंगामा शुरू हो गया है, बोले साहब हम आप लोगों को इस तरीके से टिकने नहीं देंगे, यहां पर रहना है रहो, नहीं तो आगे चलो। 10 करोड़ आदमी इस यहां देश में आ गए हैं, और कोई आज तक कोई बुलेट ही नहीं फायर हुई है, कुछ भी नहीं। 10 करोड़ आदमी घुसे हुए हैं। एक बीएसएफ के आईजी मिले हमको, तो मैंने कहा कोई और देश होता तो वो तो गोली वोली चला देते। बोले नहीं, फिर तो गोली चलाएंगे तो ह्यूमन राइट इश्यू हो जाएगा। आईजी बीएसएफ, और कई इनके ऊपर रेड भी हुई है। कितने 100 करोड़ रुपए मिले हैं जहां रिश्वत के, जो लोगों को घुसा रहे हैं यहां पर गद्दारी के। आप देखें तो कहता है ह्यूमन राइट्स इश्यू हो जाएगा। तो मैंने कहा 10 करोड़ आदमी को भूखा करके यहां पर गरीबी रेखा से नीचे कर दिया, वो ह्यूमन राइट इश्यू नहीं है। 10 करोड़ आदमी को मेल न्यूट्रिशन की वजह से बैठे हुए हैं, वो ह्यूमन राइट इश्यू नहीं है। 10 करोड़ आदमी के रोजगार आपने खा ली, वो ह्यूमन राइट इश्यू नहीं है। 10 करोड़ आदमी का मेडिकल बेनिफिट जो है यहां पर, उनको हेल्थ केयर, वो ह्यूमन राइट इश्यू नहीं है। 10 करोड़ आदमी को स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि आपने वहां पे धक्का मार दिया, वो ह्यूमन राइट इश्यू नहीं है। मैंने कहा आईजी किसने बनाया तेरे को? हेलो, आईजी किसने बना दिया?
ये क्या है। सेंसिटिव। तो अब बात ये है, अभी देखो ना झारखंड में 17 दिन में 13 पुल गिर गए। T1 टर्मिनल मार्च में खुला है, अभी गिर गया। टर्मिनल गिर गया है। क्या बात है यार, देशभक्ति है भाई साहब, देशभक्ति है। मैं तो कहता हूं कि अगर ईमानदारी आज भी कहीं है ना, हमारी इंडियन फौज में है। इंडियन फौज में आज भी ईमानदारी है। और ये सब प्रॉब्लम जो है, इसका सब का समाधान हो सकता है। मैं अगर 30 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दूं ना, बना दीजिए मुझे, ओनली 30 दिन के लिए, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, और मुझे इंडियन आर्मी दे दीजिए, मैं देश को ठीक कर दूंगा 30 दिन में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं क्यों इंडियन आर्मी की बात कह रहा हूं। बहुत साल पुरानी बात है, पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर थे प्रताप सिंह कैरो थे, जब यूनाइटेड पंजाब था, हिमाचल हरियाणा सब एक था। अब तो टुकड़े टुकड़े जान के किए इन लोगों ने, क्योंकि हर एक को 10 चीफ मिनिस्टर बनाने हैं ना भाई, 15 चीफ मिनिस्टर बनाने हैं इन्होंने। वो उनके लड़के जो थे वो गुंडे हो गए थे। तुम नहीं जानते मेरा बाप कौन है, तुम नहीं जानते मेरा बाप कौन है। जिसको उठाओ, लड़की को उठा लो, किसी को छेड़ दिया, बदमाशी कर दिया, मारपीट दिया, सब कुछ कर दिया। तो एक बारी वहाँ से 3 महिलाएं जा रही थी, तो कैरो के लड़कों ने उनको छेड़ाछाड़ी कर दिया, बदतमीजी बिहेव किया। तो वो किसी फौजी की वाइफ थी वो, तो उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, फौजी को, यार ऐसे ऐसे हमारे को तंग कर रहे हैं। तो उसका हस्बैंड था कंटोनमेंट में, कर्नल दास वाज देयर। कहता आप रुको वहां पर, मैं आ रहा हूं। वो अपना पूरा पलटन लेके आ गया साहब, पूरी पलटन लेके आ गया। अब इनको मालूम हो गया कि वो पलटन आ रही है, पिटेंगे ये लोग। अब ये भागे इधर जाके छुपने के लिए, वहां पर एक कोई सिनेमा हॉल था, वहां छुप गए। तो उस कर्नल ने पूरी बिल्डिंग को घेर दिया। कहते हैं एक एक सीट उठाओ और इनको एक चूहे तरीके से निकालो, सालों को बाहर निकालो इसको। सर एक एक को निकाला वहां से, उनको 3 थे वो लोग शायद, बाहर निकाल के उनके कपड़े उतार के कहले तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जवानी चढ़ी है ना, अब तुमका दिखाता हूं। दे उनको लकीर नंगा करके घसीट के लेके गए, वहां से कंटोनमेंट ले गए। कंटोनमेंट घसीट के सबके सामने। कैरो को खबर मिली, उसने फोन किया उनको कि क्या कर रहे हैं जी। तो उन्होंने कैरो कहता है मैं खुद आना चाहता हूं आपको मिलने के लिए। सर वो कंटोनमेंट पहुंचे, पुलिस जा नहीं सकती कंटोनमेंट में। कैरो को बोल दिया कि गाड़ी के बाहर रखना ना, कोई नहीं आ सकता, पैदल अंदर आ सकता अंदर। कैरो पैदल गया अंदर ऑल द वे, और देखा उसके बच्चे पिट रहे हैं वहां पर। तो कैरो चीफ मिनिस्टर था, उसने नेहरू को फोन किया, प्रधानमंत्री को, कि भाई मेरे बच्चों को बचाओ। तो नेहरू कहता है ठीक है मैं मालूम करता हूं। तो उसने चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी को फोन लगाया, उस टाइम था जनरल थमैया। जनरल थमैया को बोला कि भाई देखो ये क्या हो रहा है, ये तो इसके कैरों के बच्चे पिट रहे हैं। जनरल थमैया ने बोला कि मैं अभी वापस आपको जवाब देता हूं। तो उसने मालूम किया कि क्या हुआ, किस तरीके से इन्होंने उन महिलाओं की बेइज्जती की। तो जब जनरल थमैया को सारा मालूम हुआ, तो जनरल ने उनको बोला बेटा इनको और पीटो, और नेहरू को फोन किया वापस। कहता प्रधानमंत्री नेहरू, वो जो बोला होगा योर ऑनर, मैं योर ऑनर नहीं है, बोला योर ऑनर जो भी है प्रधानमंत्री साहब, जो लोग अपने बहू बेटियों और बच्चों की इज्जत नहीं बचा सकते, देश की इज्जत कैसे बचाएंगे, उनको बोलो पीटने दो उसको, और पीटो। सब जनरल ने प्रधानमंत्री को बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, और उनको करने दो, जब तक करना चाहते हैं तब तक करो। जो लोग अपने बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते, देश की इज्जत क्या बचाएंगे। ये है चरित्र। और आज जो मिसिंग है ना इस देश में, चरित्र मिसिंग है।
साहब एक बात बताइए, जहां पार्लियामेंट में 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटर्स हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वो जनता क्या करेगी वहां पर? जनता क्या करेगी आप बताइए? बिल्कुल सही। तो जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे सरकार में और एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिक्स में, तब तक यही कुछ चलता रहेगा। यहाँ पर खाली चिल्लाते रहते हैं हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, और हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। अभी इसी बजट में क्या आया है? इसी बजट में स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनको इतनी समझ नहीं है कि देश कभी स्किल डेवलपमेंट से देश का निर्माण नहीं होता, हमेशा चरित्र निर्माण से ही देश का निर्माण होता है। इसी एक स्किलफुल डॉक्टर होगा जिसका चरित्र नहीं होगा, झूठी सर्जरियां करेगा, झूठे प्रोसीजर करेगा, और उसके लिए एक बीमार आदमी इज नॉट अ पेशेंट बट अ टारगेट। एक स्किलफुल डॉक्टर होगा, एक स्किलफुल लॉयर होगा जिसका चरित्र नहीं होगा, जो काम 5 हियरिंग्स में खत्म होने वाला है 500 हियरिंग लटकाएगा साहब आपको। और जो काबिल एक अगर जज होगा, जो जिसका चरित्र नहीं होगा, वो फैसले सुनाएगा, इंसाफ नहीं सुनाएगा साहब। सेम थिंग, ए IAS IPS ऑफिसर हु इज स्किलफुल बट जिसका चरित्र नहीं है, वो खुद ही गुंडा माफिया बन जाएगा साहब। ए स्किलफुल पॉलिटिशियन हु लैक्स कैरेक्टर, वो अपना देश को खुद ही बेच देगा, जैसे बिक रहा है आज, बिक ही रहा है। और आप छोटी सी चीज देखिए, रावण कितना ज्ञानी था, किस चीज की कमी थी? करेक्टर। चरित्रहीन था। आज हम स्कूल कॉलेजों में अगर चरित्र नहीं सिखा सकते या सिखा नहीं रहे, तो खाली रावण को ही पैदा करते चले जा रहे हैं साहब। ऐसे देश का निर्माण कभी नहीं होता साहब। मैं तो कहता हूं कि आज का संदेश आपके जरिए अगर प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। पूरी कोशिश करेंगे हम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहता हूं ये बजट अगर कोई सही सलाहकार इनको मिलता तो इनको बजट इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े, डबल डिजिट ग्रोथ होगी, डबल डिजिट। इसी बात यह है, 80 करोड़ जनता को रोज फ्री खाना मिल रहा है, लेकिन देखिए हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये दुख की बात है। जानते हो, लोग आज इंसाफ चाहते, खैरात नहीं चाहते। सुनो ध्यान से अमित, इंसाफ चाहते, खैरात नहीं चाहते। इनको चाहिए कि उनको सही तरीके से रोजगार दें। आज की 8% जीडीपी हो रही है, कैसे सबसे तेज हमारा देश बढ़ रहा है जीडीपी में। जानते हो, उस 8% में से 7.5% तो 50 परिवारों को मिल रहा है, बाकियों को तो मिल ही कुछ नहीं रहा है। ऐसे देश का निर्माण होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड। ऐसे बजट निकालते हैं ये लोग, ये इसको इंसेंटिव देने वाली बात है। मेक इन इंडिया इनको समझ में नहीं आता है कि मेक इन इंडिया करे। आज की तारीख में जानते हो, लोग मैन्युफैक्चरिंग जितनी वियतनाम में जा रही है, बांग्लादेश में जा रही है, टर्की में जा रही है, यहां नहीं आ रही है। छोटे छोटे देश, बांग्लादेश is the second highest producer of made up garments in the world after China. Second highest. बांग्लादेश। और चाइना से जितनी इंडस्ट्री वहां से उठ के आ रही है, जा रही है वियतनाम, जा रही है टर्की, जा रही है। तो ये क्या, मैं तो हैरान हो गया। मैं तो कल ही परसों हैदराबाद से आया, तो मैं गाड़ी में बैठा था, बहुत अच्छी गाड़ी चल रही थी, तो मैंने कहा बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, ये कौन सी नई गाड़ी है ये? बोले है BYD गाड़ी। नाम सुना था BYD का? बहुत ज्यादा नहीं। सर मैंने नाम ही नहीं जिंदगी में सुना। मैं क्या BYD क्या होता है? बियॉन्ड योर ड्रीम्स। BYD बियॉन्ड योर ड्रीम्स। मैं क्या यार, ये टोयोटा, निसान, मर्सिडीज का नाम सुना है, बियॉन्ड योर ड्रीम्स तो गाड़ी का नाम नहीं सुना मैंने। बोले चाइनीज गाड़ी है सर।
चाइनीज गाड़ी 3 साल से यहां पे आ रही है, जो आपके लद्दाख में वहां पर थप्पड़ मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, उनकी हमने 3 साल से गाड़ियां लानी शुरू कर दी। साहब कमाल का देश है यार। और सारे यहां के पैसे उनको देंगे और वही बंदूक खरीदेंगे और वही बंदूक से लड़के मारेंगे यहां पर। सर ये कैसी नीति है सर ये? और ये अभी हाल ही में हुआ है। हमारी समझ में नहीं आती कि इनके सलाहकार कौन है सर? इनके सलाहकार कौन है? 3 साल पुरानी अभी BYD गाड़ी आ रही है, खूब आ रही है कहता है। देखिए मैंने, यस, ऑन रोड, यस। सर हमने तो नाम ही नहीं सुना था परसों तक। ये नहीं पता था मुझे चाइनीज है, मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे नहीं पता। बाकी गाड़ियां मर गई हैं क्या यार? BYD। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? बियॉन्ड योर ड्रीम्स, चाइनीज गाड़ी आ रही है। और फिर जानते हो वहां से ऐलान करते हैं, अनाउंसमेंट होती है देश लाल किले से उधर से कि चाइनीज मत खरीदो, देशभक्ति बन। और साहब खुद ही वहां पे बंद कर चाइनीज मत खरीदो, क्या करोगे? करेक्ट। यार कमाल की बात है यार, कितनी गद्दारी है आज इस देश की। तो इस तरीके से इतना ऊपर ले जा सकते हैं हम देश को अगर सही पॉलिसीज हों हमारी। जानते हो आज इन देश में 1/3 जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो जाता है ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, 1/3 जाता है बाकी चीजें इंपोर्ट करने के लिए, और 1/3 जाता है गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए। और इसमें अभी बजट में गोल्ड के ऊपर ड्यूटी और कम कर दी सब इन्होंने, ताकि और गोल्ड मंगा लो आप। गोल्ड से क्या करेंगे? गोली बनाएंगे, बंदूक की गोली बनती है। गोल्ड से तो ज्वेलरी बनती है सर। सर इनको गोल्ड क्यों चाहिए और पैसा यहां से बाहर जा रहा है? जानते हो हिंदुस्तान के मंदिरों में 15,000 टन सोना पड़ा हुआ है मंदिरों में, 15,000 टन। उसी का ही अगर बॉन्ड बना के सारे निकाल दे तो सर ये तो यहां तो इमीडिएटली पैसा बच जाएगा। इनके सलाहकार कौन है सर? PhD, MD, CD, MBA, DD, इकोनॉमिस्ट कौन है यार? समझ में नहीं आ रही है। जानते हो अमित, आप इस देश की पॉलिसियां ज्यादा अच्छी बना सकते हो बजाय यहां पर जो बैठे हुए हैं वहां पे। जानते हो क्यों? ऑल यू हैव टू डू इज वन थिंग, देश का हित अपने हित से ऊपर रखो, काम खत्म हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। जहां गुंडागर्दी मारा पीटी हो रही है, जहां पर भाग के लोग आ रहे हैं, जहां पर ठीक नहीं, प्रेजेंट रूल लगाओ ना यार, काम खत्म करो अपना। जहां पूरा देश अपने प्रांत को ड्रग में डोल दिया, अगर गुंडागर्दी के, एक बात बताओ, पुलिस और पॉलिटिशियन की मिली भगत के बिना कभी इस तरीके से ड्रग बिक सकता है? कभी बिक सकता है क्या? नेवर। तो गलती किसकी है? सेंटर की है। कैसे अपने प्रांत को देख सकता है बिगड़ते हुए? करेक्ट। रास्ते हर हैं यार, हर चीज का रास्ता है, ये थोड़ी है। जब करने की नियत ना हो तो फिर गद्दारी करता आदमी। भाई इस करंट सिचुएशन देखा जाए तो, जैसे जब आपने शुरू किया था, जब आपने बोला था कि वो जो रिलीजन में बांटना, अलग अलग धर्मों में बांटना ना, ये आई थिंक इससे पहले कभी हुआ नहीं था जो अब हो रहा है। अमित, बांटना तो एक चीज होती है यार, लेकिन एक बात बताओ कि हिंदुओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है इस देश में? हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? एक बात बताइए कि हिंदुस्तान के जितने मंदिर हैं आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मस्जिद क्यों नहीं कंट्रोल करते? चर्च क्यों नहीं कंट्रोल करते? अगर सेकुलरिज्म है तो सबको कंट्रोल करो या इनको भी छोड़ दो। सही। तो ये क्या है? हिंदूज के खिलाफ वक्फ बोर्ड एक्ट मालूम है आपको? हाँ, वक्फ बोर्ड एक्ट मालूम है? किसी मुस्लिम कंट्री में आज तक वक्फ बोर्ड एक्ट देखा है कभी? ऐसा नहीं है। ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है तो और क्या है? होना चाहिए। आनंद रंगनाथन की किताब पढ़ो आप, हिंदूज आर 8th
grade citizens in this country 8th class citizens. And he is right. He is right. 8th class citizens. आप दिल्ली में देख लो, सब मौलवियों को मंथली तनख्वाह मिलती थी, केजरीवाल ने दिया था। बात बताइए कि सारे मंदिरों में और चर्चेज में क्यों नहीं दिया? फिर सेकुलरिज्म है। आप एक बात बताओ, सब मैरिजेबल एज सबकी 18 है लड़कियों के लिए, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए है मैरिजेबल एज है क्या? 9 साल की लड़की अगर, दैट इज प्यूबर्टी इज डिसाइडिंग एज। जानते हो पाकिस्तान में मैरिजेबल एज इज 18। तो किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? किसके खिलाफ हो रही है? फिर डोंट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? इसीलिए जानते हो, अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी की वजह से ये इलेक्शन हारे हैं। और हिंदुओं के खिलाफ जो ये काम किए इन्होंने नहीं किए जो करने चाहिए थे। एक टेप बनाई है आनंद रंगनाथन ने, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टेप। ऐसे लोगों को तो एडवाइजर लेना चाहिए जो समझाएं कुछ। तो हम लोग को खुद ही सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। राइट सर। आई थिंक लोगों को ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है, और जितने लोगों तक ये सब बातें पहुंचती हैं तो लोग अवेयर होते हैं। और जैसे आपने बोला कि अगर लोग भी अवेयर होंगे तो उतना ज़्यादा शायद ये एक सही डायरेक्शन में शायद जा पाएंगे हम लोग। एक और चीज़ है, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है? हिंदुस्तान में। चाइना से ज़्यादा हो चुकी है। हम 150 करोड़ हो चुके हैं। जानते हैं, हिंदुस्तान, इंडिया हैज ओनली 2% वर्ल्ड का पीने का पानी और 4% कल्टिवेबल लैंड इज इन इंडिया, बट 20% दुनिया की पॉपुलेशन इज इन इंडिया। 20%। आप बताइए कि हमारे को इस देश में क्या पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, क्राइम, पोल्यूशन, malnutrition, हेल्थ केयर, लैक ऑफ एजुकेशन, एवरीथिंग की कॉज क्या है? ओवर पॉपुलेशन। एवरीथिंग। प्रॉब्लम इज ओवर पॉपुलेशन। सब इसमें दिक्कत क्या है? व्हाई कांट दे मेक अ लॉ कि लॉ शुड बी ओनली 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे होने चाहिए। 2 से ज्यादा अगर होंगे, आपका पेरेंट्स का वोटिंग राइट खत्म, कैंसल। बच्चे का वोटिंग राइट नहीं ले सकते आप, पेरेंट का वोटिंग राइट कैंसल। बात खत्म। अनदर कानून होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मैरिज लॉ, यूनिफॉर्म मैरिज एज नहीं, यूनिफॉर्म मैरिज लॉ। एक आदमी कैन हैव 1 वाइफ, 1 कैन नॉट हैव मोर देन 1। बात खत्म हो गई। सीधी बात। एक बात बताओ, 10 साल हो गए कश्मीरी पंडित जो हैं, आज तक 7 लाख पंडित आज भी रिफ्यूजी बन के इस देश में रह रहे हैं। क्या 10 साल में ये लोग ये सेटल नहीं कर सकते थे उनको? क्या नहीं कर सकते थे? क्या किया? आज भी वही धक्के खा रहे हैं। 370 हटा वो ठीक है, लेकिन एक रोशनी एक्ट बना था कश्मीर में। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट। क्योंकि वहां से रोशनी एक्ट में क्या हुआ कि लोग हिंदू छोड़ छाड़ के भाग के चले गए, उनके घर वहीं पड़े हैं। तो बिजली पानी के बिल आए वहां पर, तो वो तो थे नहीं, किसी ने बिजली पानी का बिल पे नहीं किया। अब पूरा मुझे डिटेल मालूम नहीं है। इनके जो लॉयर हैं जो फाइल कर रहे हैं, अंकुर शर्मा हैं, उन्होंने मुझे जो बताया था कि जिनके बिजली और पानी के बिल आए थे, जो इन्होंने पे नहीं किए, इन्होंने एक नया कानून बना लिया था कश्मीर में कि उनको ऑक्शन कर दिया जाए या ले लिया जाए या कुछ कर लिया जाए। तो जो पॉलिटिकल फैमिलीज थी, उन्होंने सारे उनकी जायदाद सब ले ली साहब। अब बताइए, बिजली पानी का बिल नहीं पे किया, उन्होंने ले लिया सारा वहां पे जाके। अंकुर शर्मा ने इसको कहते हैं रोशनी एक्ट के खिलाफ अपील किया और जीत गए। और उसके बाद हाई कोर्ट में शायद
कौन सी पार्टी ने अपील किया है, आई थिंक इट वॉज बीजेपी और समबडी अपील्ड इन द हाई कोर्ट। यू टेल मी वन थिंग, आपको 10 साल हो गए हैं जो सड़क पे रेफ्यूजी बैठे हैं, उनको अपने घरों में सेटल नहीं कर पाए ये लोग, और जबकि 350 मेंबर पार्लियामेंट अपने हैं आपके, कोलिशन तो है ही नहीं। बताइए, वक्फ बोर्ड एक्ट को रिपील कर सकते थे, नहीं किया। क्यों नहीं किया? बात यह है, वापस बात वही आती है, हम लोग को देश का हित अपने हित से ऊपर रखना पड़ेगा। बात खत्म हो गई। सब दूर क्यों जाते हो? मेरे ख्याल 8-10 साल तक तो पाकिस्तान वॉज गिवन द मोस्ट फेवर्ड नेशन इन द फॉर ट्रेडिंग इन द वर्ल्ड, इन इंडिया ने दिया हुआ था मोस्ट ट्रेडिंग फेवरेबल नेशन। कैसे देश को दे सकते हो आप? कैसे आज चाइना की गाड़ियां मंगा रहे हो आप यहाँ पर? आपकी गाड़ियां बंद हो गई हैं क्या? इज इट, एक बात बताओ, इज इट एसेंशियल? नो, इट्स नॉट एसेंशियल। अरे उसकी गाड़ी नहीं आएगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी क्या? मर जाओगे, गाड़ी चलेगी नहीं। करेक्ट, सही है। इतनी गाड़ियां घूम रही हैं यहाँ पर, ओवरलोडेड है ब्रांड्स। दिस इज नॉट लाइक अ मेडिसिन कि अगर नहीं आएगी तो मर जाओगे आदमी। नो, बट देखो आप, बात ये है, इट इज सैड, बट हम लोगों को अपने समाज में जागना चाहिए। हम जिस देश में धर्म बदल सकते हैं, जात नहीं बदल सकते साहब। कैसा हिसाब है? धर्म बदल सकते हैं, जात नहीं बदल सकते। सही। कितना घटियापन है। और जाति के आधार पर रिजर्वेशन भी है, दूसरा भी है। अरे आर्थिक आधार बना के काम खत्म करो, जो गरीब आदमी है उसकी हेल्प करो। तरीका होता है, लेकिन जान के ये करवाते हैं साहब। ये मेरिट खत्म हो गया, जिसको 98% मार्क्स मिलते हैं उसको एडमिशन नहीं मिलती, जिसके पास 35%, 36%, 40% मार्क मिलते हैं एडमिशन मिल जाती है। कहाँ बैठे हैं यार? ये कैसा देश है? ये ऐसा है। एक बात बताऊं, ये बहुत दुख की बात है। ये आज का जो प्रोग्राम हम आपके साथ कर रहे हैं ना, ये खुशी नहीं है, करेक्ट, एक तकलीफ हो रही है सबको। बहुत दिल में तकलीफ होती है, अंदर से इंसान रोता है जब ऐसी चीज देख के। हम लोगों ने, हिंदुस्तान में इतिहास है ऑफ स्टूपिड थिंकिंग, बेवकूफी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने आया अटैक करने के लिए, मोहम्मद गौरी को हरा दिया, फिर छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया भाई? मूछ की शान के लिए माफी मांग ली, छोड़ दिया। फिर आया, फिर छोड़ दिया, फिर आया, फिर हराया, फिर छोड़ दिया। और उसने वो एक बारी आया, इसको हरा के आंखें निकाल दी, सड़क पे तड़पा तड़पा के इसकी बीवी को रेप कराया, 50 आदमी से रेप करवा के मार दिया, काम खत्म कराया। ये माफी क्यों की इसने? मूछ की शान। अरे तुम्हारी मूछ की शान है, लेकिन देश की सुरक्षा खतरे में कर दी। और लोग कहते हैं मैं देश के लिए मरने को तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं। एक बहुत बड़े जनरल ने कहा था, देश को आजादी कभी अपने देश के लिए मरने से नहीं मिलती, दुश्मन को मारने से मिलती है। सही बात, डीप। देश को आजादी देश के लिए मरने से नहीं मिलती, मारने से मिलती है। और ऐसे आदमी को क्षमा करना चाहिए कि बड़ा आदमी क्षमा करता है ना, बेवकूफ करता है। क्यों क्षमा कर दिया? वो यहां पर आपको क्या करने आया था? फूल देने आया था? वो तो आपका देश लूटने आया था, बहू बेटियों की इज्जत लूटने आया था। कैसे माफ कर सकते हो उसको? यहां पर ग्रंथ बात कर रहे हैं, भगवत गीता, भगवत गीता। अरे भगवत गीता में लिखा क्या है? 5000 साल से समझ में नहीं आ रही है, अनपढ़ बने हुए हैं, अनपढ़। किसी ने अच्छी बात कही है ना, अरे भैया सलाहकार चुनना हो तो अच्छा चुनो। अर्जुन ने सलाहकार चुना था कृष्ण भगवान को, कौरव दुर्योधन ने चुना था शकुनी को, तो मरे। तो यही हाल देश का भी हो रहा है, सलाहकार ठीक से चुनो। और बात यह है ना,
अक्सर सुनते हैं कि साहब लीडर बहुत अच्छा है लेकिन उसके सलाहकार खराब है। लेकिन एक बात बताओ, सलाहकार चुनता कौन है? भाई हमेशा लीडर खुद ही अपने सलाहकार चुनता है। हम सलाहकार वैसे नहीं चुनते जैसे हम चाहते हैं, सलाहकार वैसे चुनते हैं जैसे हम खुद होते हैं। आप देखिए दुनिया में हम लोग को दोस्त वैसे नहीं मिलते जैसे हम चाहते हैं, दोस्त वैसे मिलते हैं जैसे हम खुद होते है। हैं। सही बात है ये तो। आप देखिए, एक ईमानदार व्यापारी होगा, उसका सलाहकार ईमानदार वकील होगा, ईमानदार अकाउंटेंट होगा। एक बेईमान व्यापारी होगा, उसका सलाहकार बेईमान वकील होगा और बेईमान अकाउंटेंट होगा। यही हिसाब किताब वो लोग अपने जैसे लोग ढूंढ लेते हैं। कंफर्ट लेवल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने बोला था ना, लॉज ऑफ अट्रैक्शन। और कृष्ण भगवान ने क्या समझाया? जब कर्ण उस पहिए के साथ स्ट्रगल कर रहा था, उसका पहिया फंसा हुआ था, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि मारो इसको, मार दो इसको। अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन कहता है ये मेरी वीरता के उसूल के खिलाफ जाता है, किसी निहत्ते पे वार करना। तो कृष्ण भगवान क्या बोले? तुम तो ना समझ हो। अर्जुन को बोला उन्होंने, ये निहत्था नहीं है, ये शस्त्रहीन है। इसमें बहुत फर्क होता है। 5 मिनट पहले ये तेरे को मार रहा था, तू मर जाता, तू मरा होता। यहां पर ये निहत्था नहीं है, शस्त्रहीन है। तेरी ताकत की वजह से ही शस्त्रहीन हो गया। मार इसको। अर्जुन ने मार दिया उसको। क्यों नहीं बोला क्षमा कर दो, छोड़ दो, बात करो? अच्छा, बड़ा आदमी करता है, छोटा आदमी करता है, बड़ा आदमी क्षमा कर देता है। अहिंसा, अहिंसा, सत्याग्रह कर लो, बैठ। अरे व्हाट रबिश, व्हाट नॉनसेंस। देखो ऐसा है, हम लोगों के ग्रंथों में ही यही लिखा हुआ है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब रावण ले गया सीता को उठा के, क्या राम ने बोला भैया प्यार से दुनिया को हम जीत सकते हैं? प्यार से बोला हाथ जोड़ जोड़ के कि सीता वापस कर दो। क्या प्यार से जीत पाया वो? नहीं। और लोग कहते हैं कि सहनशील होना चाहिए, टॉलरेंस। इससे घटिया लफ्ज कोई नहीं है साहब। क्या राम ने बोला मैं बहुत सहनशील हूं, टॉलरेंट हूं, तुम सीता उठा के लेके कोई बात नहीं, दूसरी ले आऊंगा, दूसरी ले जाओगे, तीसरी ले आऊंगा, तीसरी ले जाओगे, चौथी ले आऊंगा? बोले ना, किडनैपर को मैं टॉलरेट नहीं कर सकता था। चौथा, अहिंसा। सब जगह सुनते हैं आप चारों तरफ, अहिंसा पाप है। अहिंसा की बात करते हैं तो राम ने क्या किया? अहिंसा किया, शस्त्र निकाला और गला काटा उसका। हिंसा, दैट इज हिंसा। बात ये है, क्या राम ने बोला मैं सत्याग्रह करता हूं यहां पर? क्या राम ने बोला समझौता कर लो? राम ने एक बात बोली, धर्म युद्ध में कभी समझौता नहीं होता। 5000 साल से समझ रहे हैं रामायण भगवत गीता, समझ में किसी को नहीं आई सर। और इतने जो कथावाचक हैं कुछ नहीं समझ में आई सर। और खाली दूर क्यों जाते हो? यही जो सिद्धांत थे हमारे सिख गुरुओं ने भी यही वहां आचरण किए रामायण से। जब गुरु गोविंद सिंह साहब मुगल्स जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे इस्लाम में, गुरु गोविंद सिंह साहब ने क्या कहा? प्यार से मैं सबको जीत सकता हूं। जीत पाए ना? क्या उन्होंने बोला कि मैं आपका टॉलरेट करूंगा टेररिज्म? बोले ना। क्या उन्होंने तलवार उठाई लड़ने के लिए? वो भी हिंसा थी। बात ये है कि एक सज्जन हमको मिले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप काफी ज्ञानी लगते हो, मैंने तो कोई भगवत गीता, महाभारत, रामायण पढ़ा नहीं है, सुना है थोड़ा बहुत, दैट्स ऑल। तो बोले मैंने तो पढ़ा हुआ है, मेरे को ज्ञान है। तो मैंने उनसे छोटी सी एक बात पूछी कि भैया एक बात बता दो,
पूरे सारे ग्रंथों में एक जगह मुझे दिखा दो जहां ये लिखा है कि जब दुश्मन आपकी बहु बेटियों की इज्जत को नीलाम कर रहा हो, उस टाइम कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आपको मंदिर में जाके भजन कीर्तन करना चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए? कहां लिखा है सर? मैंने कहा सर, उस टाइम तो यही लिखा है कि आपका धर्म है शस्त्र उठा के लड़ना। मैंने कहा सर, आपने खाली पढ़ा है, समझ में आपको दिलिया कुछ नहीं आया और कथावाचक ही करी जाते हो आप, समझ में कुछ नहीं आया। और आप जैसे लोग हैं जो गलत शिक्षा बांट कर रहे हैं, सड़क पे गलत शिक्षा बांट कर रहे हैं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं, आप देशद्रोही हैं, आप सही शिक्षा नहीं दे रहे, आप एक अच्छे गुरु नहीं हैं, यही ढोंगी है। और आप अंधविश्वास सिखा रहे हो। और कई लोग ऐसे हैं, भगवा भी पहने हुए हैं, गुरु जी, महाराज जी, स्वामी जी, शास्त्री जी, फलाना जी, ये जी वो जी लगे हुए हैं, और लोग उनके पांव भी पकड़ते हैं, सब जाते हैं पांव पकड़ते हैं उसके। मैं तो कहता हूं जो इंसान गलत सिखा रहा है उसके पांव क्यों पकड़ते हो? गला पकड़ो यार। लोग जाते हैं, बाबा जी क्या करें, बाबा जी क्या करें। एक बाबा कहता है बेटा प्रीत करो, प्रीत करो। दूसरा बाबा कहता है हनी करो, हनी करो। तीसरा बाबा कहता है हनी प्रीत मिक्स करके करो। यही बाबे हैं सारे बैठे। और एक बात बताओ, पॉलिटिशियन सपोर्ट भी कर रहे हैं ऐसे लोगों को। क्यों? वोट जेल में होना चाहिए उसको, पांव पकड़ रहे उसके। एक बाबा कहता है कल जलेबी खाई थी, एक बाबा कहता है कल गोलगप्पे खाए थे तो कौन सी चटनी के साथ खाए थे। सब है, यही कुछ हो रहा है। अंधविश्वास, टोटल अंधविश्वास। साहब एक बात बताऊं आपको, अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, दयानंद की जीवनी पढ़ें, उन्होंने कभी इन चीजों पर यकीन नहीं किया। आज मैं कहता हूं हमारे मीडिया ने जितना नुकसान पहुंचाया है इस देश को, किसी ने नहीं पहुंचाया है। जैसे टीवी ऑन करते हो क्या देखते हो? बाबा जी हॉरोस्कोप। और जन्म तिथि बोलो, जन्म टाइम बोलो, कहां से बोल रहे हो बोलो, ये बोलो, नाम बोलो, फलाना बोलो। बोले मालूम नहीं गुरुजी। कहता कोई बात नहीं, लैपटॉप रखा हुआ सब, टिक 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 करके बोलेगा। उसको सोम मंगल में बैठा है, मंगल बुध में बैठा है, बुध फलाने में बैठा है, बुध तीसरे में बैठा है, तीसरा चौथे में बैठा है। प्रॉब्लम होगी। अरे दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो प्रॉब्लम तो होगी। अब फिर कहता है मंगलिक 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 मंगलिक। अब फिर कहता है शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। अब शनि चढ़ गया तो वो घबरा गया, तो उतारने का उपाय कहता है काम करो, काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, फिर काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, फिर काला बर्तन खोजो। सर यही खोज रहे हैं। काला कुत्ता भी खोज रहे हैं, काला बर्तन भी खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं। मैं कहता हूं आप देखें, गुरु नानक ने इसी चीज के खिलाफ लड़ाई की। सिखों परिवारों में कोई पत्री नहीं मिलाते, कोई मंगलिक नहीं होता, कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता शादी का। हर सिख शादी कब होती है? संडे को। छुट्टी। संडे को सूट नहीं करता, सैटरडे को कर देते हैं। सैटरडे को सूट नहीं करता, फ्राइडे को कर देते हैं। यार एक बात बताओ, शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो। क्यों नहीं कहते? अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख, चाइना से लड़वा दो। अमित मैं आपसे पूछता हूं, एक बात बताओ, शनि परमानेंटली इंडिया क्यों रहता? कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, इंग्लैंड नहीं जाता, यहीं बैठा है परमानेंट। कोई सोचने वाली बात तो है। एक आदमी न्यूमरोलॉजिस्ट मिला हमारे को, न्यूमरोलॉजिस्ट कहता मैं नंबर से बता सकता हूं आपका अच्छा नंबर, बुरा नंबर, अच्छा नंबर। मैंने कहा बता सकते हो मेरा नंबर? कहता हाँ।
तो मैंने कहा कि शुभ नंबर बताओगे, उससे फायदा होगा? बोले हाँ। तो मैंने उसको पूछा, तेरे को मालूम है लकी नंबर क्या होता है? तूने आज तक कितनी लॉटरी जीती है यार, बता तो दे मेरे को। कितनी लॉटरी जीती है तूने? अगर लॉटरी जीत रहा था तो 10-10 रुपए लेके नंबर बता रहा होता, तू स्विट्जरलैंड बैठा होता। तू भी शायद वहां पर अंबानी की पार्टी में शादी में बैठा होता वहीं। अमित, हर एक की जिंदगी में उतार और चढ़ाव दोनों आता है। हमारी जिंदगी हमेशा ऊपर 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 नहीं जाती है, नीचे भी आती है। आप देखें, जिसने जिंदगी में कुछ काम करना है, जब उतार आता है तो वो अपने आप से एक सवाल करता है कि अगर दोबारा से यही स्थिति आ जाए तो क्या मैं वही काम करूंगा जो मैंने पिछली बारी किया था? अगर आंसर इज यस, मीन्स आप कुछ नहीं सीखे। अगर आंसर इज नो, कि ये मैं करूंगा ये नहीं करूंगा, दैट मीन्स आपने कुछ सीखे वहां से। सो जिस इंसान ने कुछ करना होता है जिंदगी में, वो जिम्मेवारी उठाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन जिसने कहीं जाना नहीं जिंदगी में, जब कुछ गड़बड़ होती है, जानता क्या कहता है? मेरे स्टार्स मेरे को फेवर नहीं कर रहे, मेरे सितारे काम नहीं कर रहे साहब। अपने आप को एनालाइज नहीं करेगा वो, हमेशा वो उनको दोषी ठहराएगा, सितारे मेरे को हेल्प नहीं कर रहे, और कुछ नहीं सीखेगा और वही गलती बार 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 करता रहेगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये पेंडेमिक जो आया था कोविड, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने एक समुदाय को बहुत रिस्पेक्ट दिया, और वो समुदाय था हमारा सिख कम्युनिटी। सिखों को फॉर द ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, जो लोगों के लिए इन्होंने मदद की, सिख कम्युनिटी। आप देखें सिक्खी में क्या है, 3 चीज में टिकी हुई है। दे केयरिंग पीपल, शेयरिंग पीपल, डेयरिंग पीपल। केयरिंग, शेयरिंग, डेयरिंग। केयरिंग का मतलब परवाह करते हैं साहब। शेयरिंग बांट के खाते हैं। डेयरिंग तलवार उठाने को तैयार है। तो मेरे को कई बारी लोग पूछते हैं कि कौन सी किताब ने आपको प्रभावित किया? मैं कहता हूं जीवनी जो सिख गुरुओं की है, दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट। क्योंकि आप गुरुओं को देखो, गुरु गोविंद सिंह साहब को देखो, सच्चाई ईमानदारी इनके अंदर भरी थी, लेकिन भक्ति भरी थी। बोले भक्ति आप कभी नहीं कर सकते जब तक शक्ति नहीं होती। तलवार उठा ली इन्होंने। भक्ति के, शक्ति के बिना भक्ति नहीं है। और भक्ति करोगे तो भक्ति से आपको शक्ति मिलती है, और शक्ति से आप भक्ति की रक्षा करते हो। तो तलवार उठाई उन्होंने साहब। तो खाली यही कहना लड़ो नहीं लड़ो नहीं लड़ो नहीं, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, ये रबिश, ये नहीं चलती है साहब। तो सिक्खी 3 सिद्धांतों पे टिकी है। नाम जप, वंड छक, किरत कर। नाम जप मतलब एक परमात्मा है, निरंकारी है, नाम जप। वंड छक का मतलब है बांट के खाओ, लंगर। आज का नहीं, 550 साल पहले गुरु नानक ने शुरू किया था जी। लंगर का मतलब ये है जो अंडर प्रिविलेज है, दुखी है, उसके साथ बांटना है। अरे अरबपति के साथ और बांटोगे, क्या करोगे? उसे क्या सेंस बनती है? देखो, अरबपति ने शादी करी, एक एक आदमी को तो 5-5 करोड़ की घड़ी दे दी। अरे उसके पास ऑलरेडी 5000 करोड़ है यार, उसको 2 करोड़ की घड़ी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बात यह है, वंड छक बांट के। और तीसरा किरत कर। किरत कर का मतलब होता है ईमानदारी से मेहनत किया हुआ काम कोई छोटा नहीं है। आज आप देखें, दुनिया में आज तक देख लो, किसी सरदार को आज तक भीख मांगते देखा है? नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि कोई मांगता ही नहीं, इसलिए नहीं देखा आपने। क्योंकि आज तक सरदार भीख नहीं मांगेगा। जूता साफ कर देगा, नाली साफ कर देगा, बाथरूम साफ कर देगा, भीख नहीं मांगेगा।
ये अहंकार नहीं है, ये नम्रता है। मतलब ईमानदारी से कोई काम किया हुआ छोटा नहीं है। हाथ कटे होंगे तो भी भीख नहीं मांगेगा। ये सीखी है, यही सीखी है ना। और ईमानदारी के लिए तलवार उठाने लड़ने के लिए तैयार हैं सब। और आप देखिए, सरदारों में कोई जात नहीं होती। हर सरदार आदमी का लास्ट नेम क्या है? सिंह। हर सरदारनी का लास्ट नेम क्या है? कौर। यहां पर हम बैठे हैं, जात बांट के रहे हैं, इसका रिजर्वेशन दे दो, इसकी जाति दे दो, इसको फलाना दे दो, इसको फलाना दे दो, इसके इतने वोट मिल जाएंगे, इसको बांटो, इसको हराओ, इसके लड़वा दो आपस में। ये सब, ये हमारे पॉलिटिशियन बैठे हैं, उनका खाली काम यही है। हिसाब से देखा जाए तो आज भी मेरे को अगर वोट करना हो तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी को चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उनकी बातों से सहमत हूं, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, दूसरी और खराब है। बात यह है, हर देश में दो किस्म के नागरिक होते हैं, देशभक्त और गद्दार। तीसरा कोई नहीं होता। और देशभक्त भी दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं बरसाती देशभक्त। जानते हो क्या कहते हैं? हमसे जो थोड़ा बहुत बन पाएगा हम कर देंगे। वो बरसाती देशभक्त मेंढक जैसे होते हैं। एक होते हैं असली देशभक्त, जो सिपाही जैसे भगत सिंह होते हैं, कहता है जो देश को चाहिए वही करेंगे हम। और दो किस्म के गद्दार होते हैं। एक गद्दार होता है जो खड़े होके सड़क पे अपनी मां को बेचता है, और दूसरा गद्दार होता है जो अपनी मां को बिकते हुए देखता है और चुप रहता है। अब इस देश के लोगों को, नागरिकों को फैसला करना पड़ेगा कि हम देशभक्त हैं या गद्दार हैं। और देशभक्त हैं तो कौन से हैं, गद्दार हैं तो कौन से हैं।